साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की री एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके की बात करूंगा और यह आपके लिए संपूर्ण रिवीजन करवाएगी स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके की बात करें तो इस पूरी भर्ती परीक्षा में जीके जीएस का जो पार्ट है उसमें सबसे अधिक प्रश्न इससे आते हैं और करंट से आते हैं। इन दोनों से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। तो इससे आप इस वीडियो का के महत्व का अंदाज़ा लगाएंगे। महामैराथन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या रखा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं आगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिससे खूब प्रश्न आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और दशक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, महत्वपूर्ण अधिनियम, शहरों के उपनाम, आईएसओ प्रमाणन, जनगणना से प्रश्न जरूर आते हैं। ये सब चीज़ें रखी गई हैं इसमें। देशों की राजधानियां और मुद्राएं को इसमें समावेशित किया गया है। प्रमुख विश्व विरासत स्थल, हाल के दिनों में सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थान, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम कौन कौन से हैं, नदियों के किनारे बसे शहर, प्रमुख अभयारण्य, विभाजन रेखाएं जैसे रेड क्लिफ रेखा इत्यादि, खेल प्रतियोगिताएं, ओलंपिक्स आदि, खिलाड़ियों के उपनाम इन जैसे ढींग एक्सप्रेस, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की क्या स्थिति है, भारत और विश्व में प्रथम कौन कौन सी चीज़ें हैं, पुरस्कार एवं सम्मान की बात होगी, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की बात होगी, त्यौहार और मेलों की बात होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस वीडियो में ये ढेर सारी चीज़ें रखी गई हैं जो कि स्टैटिक जीके के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। क्योंकि परीक्षा से ठीक पहले 2 दिन पहले यह वीडियो है, इसलिए ये आपके लिए एक रिवीजन के रूप में होने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? चित्र से अंदाज़ा आपको लग रहा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि गुड गवर्नेंस की बात ये करते थे और ये अजात शत्रु थे, किसी से इनकी शत्रुता नहीं थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को है। बाल दिवस 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे। सद्भावना दिवस 20 अगस्त राजीव गांधी के जन्मदिन पे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे। विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजनी नायडू। सेवा दिवस 17 सितंबर नरेंद्र मोदी। अब देखिए प्रश्न आएगा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 23 दिसंबर करेंगे। एक दूसरे तरह से प्रश्न आएगा कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह के। इसको याद रखें। ये जो ये फैक्ट्स हैं इनको आपको रटना नहीं है, बल्कि 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें पर आपके दिमाग में आ जाएंगी और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप तुरंत टिक कर पाएंगे, रटना नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर अगेन। चिकित्सक दिवस की बात करें तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे मनाया जाता है 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई और कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को। नेक्स्ट, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा कब? 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। अन्य दिवसों की बात करें, 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस, ये प्रश्न आया है हाल के दिनों में, इसको याद रखें। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, आप जानते हैं चैरिटी दिवस भी इसी दिन होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस होता है। 15 सितंबर अभियंता दिवस। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। 20 सितंबर आरपीएफ का स्थापना दिवस है। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और 22 से 27 सितंबर तक विश्व पर्यटन के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि
ये ऐसा हमने इसलिए किया है कि जैसे एक ही समय एक जगह आपको पूरे एक माह का जो दिवस है वो लगातार दिया गया है, रखा गया है, जिससे आपको ये चीज़ें स्मृति में जो मेमोरी में स्थायी रूप से बैठ जाएं, चीज़ें लाइन से एक क्रोनोलॉजी की तरह आपको ये याद हो जाए। इसलिए इसको एक वो दिवस रखे गए हैं एक साथ जो पूरे एक महीने में आते हैं। चौथा प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा कब? 22 मई को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस आप जानते हैं, लेबर डे मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और रेड क्रॉस दिवस भी होता है, ये याद रखिए। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये भी प्रश्न आता है 22 मई को। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 8 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 22 मार्च को। अन्य दिवस देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी प्रश्न आता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ये भी प्रश्न आता है। 20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस और 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 7 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी अगेन विल बी द राइट आंसर, 22 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती आप जानते हैं, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। इन दिवसों को मैं फिर कहूँगा कि आप रटिए मत, 2-3 बार देख लीजिए, ये कहीं न कहीं आपके मेमोरी में रहेंगे और आप सही ट्रिक कर पाएंगे परीक्षा में, ऐसी उम्मीद है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेट लैंड डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये वेटलैंड डे की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 फरवरी को। और आप जानते हैं कि यह एक रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में, उसी के बाद से वेटलैंड पर बात होने लगी, तो इसलिए इसी दिन मनाया जाता है 2 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 9 फरवरी इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये 28 फरवरी याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस महत्वपूर्ण है, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, इस सवाल का आप जवाब दे पाएंगे, 29 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। औरों की बात करें और दिवसों की बात करें तो 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन है और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, शिक्षा दिवस कब मनाया जाएगा? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्या था? शिक्षा दिवस, और ये डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। 17 नवंबर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा। तो 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है क्या? विश्व उपभोक्ता दिवस। और उपभोक्ता अधिनियम जो है, कंज्यूमर्स एक्ट 1986 लागू हुआ था इसी दिन। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये प्रश्न भी आ रहा है इधर परीक्षाओं में, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? ये भी प्रश्न महत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो घोषित हुआ है ये है वर्ष कौन सा? 2022, 23, 24 और 25। सो 2023 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब कुछ और वर्ष देख लीजिए। कुटीर एवं मत्स्य पालन वर्ष 2022, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 रहा, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष 7 रहा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 रहा और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 रहा। यह वर्ष जो है इसको महत्व देने के लिए, किसी चीज़ को, जैसे कि दलहन को महत्व देने के लिए, डॉल्फिन को महत्व देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये चीज़ें, यह वर्ष घोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है? 2003 से 12, 2005 से 15, 2011 से 20, 2014 से 23। देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 2011 से 2020 यह जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। 2003 से 12 तक साक्षरता दशक, 2005 से 15 जीवन के लिए जल हेतु दशक और 2014 से 23 तक सभी के लिए सस्टेनेबल ऊर्जा का दशक। सस्टेनेबल एनर्जी का, ऐसी एनर्जी जो लगातार अगली पीढ़ी के लिए भी बनी रहे, वो तुरंत ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए। सार्क SAARC सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये सरल प्रश्न है, इसका जवाब आप दे पाएंगे। नेपाल के कहाँ है? काठमांडू में। तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, 1987 से स्थापित है। सार्क को क्या कहेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें साउथ एशिया के देश हैं। स्थापना 1985 को हुई। प्रथम सम्मेलन ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। सदस्य 8 हैं, पर्यवेक्षक देश 9 हैं। अब सदस्य देशों में याद रखिए प्रश्न आ जाता है कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसको याद रखिए, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। एक ट्रिक है, MBBS पानी हमने कहीं देखा था, तो इसको याद रखिए। M फॉर क्या? मालदीव्स। B भूटान, और दूसरा B बांग्लादेश हो जाएगा। S से क्या हो जाएगा? श्रीलंका, और P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, और A से अफ़गानिस्तान, N फॉर नेपाल और I फॉर इंडिया। आसियान की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है ये, और इसकी स्थापना 1967 में हुई। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। और सदस्य देश हैं इसके 10। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न सरल है, उत्तर आप दे पाएंगे, मनीला में। ये प्रश्न बहुत बार आप पढ़े होंगे। स्थापना 1966 को हुई। सदस्य देश जो हैं 68 हैं। ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश हैं इसमें। और स्थापना इसकी 2009 रूस में हुई। दूसरे शिखर सम्मेलन ब्राज़ीलिया 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल करने की सहमति बनी थी। देखिए साउथ अफ्रीका हुआ तब ये ब्रिक्स कहा जाता है, नहीं पहले ब्रिक था केवल, तो यस फॉर साउथ अफ्रीका जुड़ गया। 2014 में ब्राज़ील में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2015 में हुई और इसका मुख्यालय भी बीजिंग, चीन में है। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ते जाइए और ये दिमाग में बैठ जाती हैं, 1 बार 2 बार 3 बार करने से रटना नहीं है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ बहुत पुरानी संस्था है, इसका मुख्यालय अमेरिका में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड इमरजेंसी फंड है। इसका जो लोकप्रिय नाम केवल इतना है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन शॉर्ट में यूनाइटेड नेशंस
चिल्ड्रंस फंड कहते हैं। स्थापना 1946 को हुई। मुख्य उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए देश के बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारतीय एम्बेसडर इस समय कौन है? आयुष्मान खुराना। और यूएनओ को कहेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और मुख्यालय इसका यूएसए में है। ये सब कब के संस्थाएं हैं? जब अब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसके बाद ये सब चीज़ें, ये सारी संस्थाएं हुई थी। क्योंकि देखिए यूएन भी उसी समय बना, क्योंकि उस समय बहुत ज़रूरत थी कि कई देश मिलके सब ये कार्य करें, नहीं तो सब नष्ट हो चुका था, पूरे देशों की स्थिति बड़ी खराब थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब बना, भी उसी की बात हो रही थी। कब? 1945 में। सब विश्व युद्ध के बाद बने हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे इसको। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। कार्य करने की भाषाएं जो है आधिकारिक हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, लेकिन अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं जिसमें चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। आईएमएफ ये भी ठीक उसी समय स्थापित हुआ। आईएमएफ जो है 1945 में ही भी इसका मुख्यालय कहाँ था? वाशिंगटन डीसी में स्थापित किया गया। और उसमें जो लिक्विडिटी थी, जो पैसा था, उसकी बड़ी कमी थी, तो इसको मैनेज करने के लिए आईएमएफ की स्थापना हुई थी, और जिसे वर्ल्ड ट्रेड को, विश्व व्यापार को बढ़ावा भी मिले। वर्ल्ड बैंक 1945 में उसी समय की बात है, और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में ही रखा गया था। वर्ल्ड बैंक जो है खासतौर से अल्प विकसित देशों जैसे भारत था उनको कर्ज देता था कम ब्याज दर पे। यूएनडीपी प्रोग्राम था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, में 1965 में शुरू हुआ। वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको कहते हैं, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967 में स्थापित है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और डब्ल्यूटीओ बहुत महत्वपूर्ण संस्था रही, बाद में स्थापित हुई 1995 में, और उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है डब्ल्यूटीओ का। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और पेरिस, फ्रांस में है, पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यूनेस्को को क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1946 को हुई। उद्देश्य इसका क्या था? शांति के लिए। देखिए हर जगह शांति की बात हो रही है। 1946 में स्थापित हुई है, 44 तक तो विश्व युद्ध ही चला था। इसमें शांति के लिए विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्रों के मध्य स्वस्थ भावना का निर्माण, संस्कृति के क्षेत्र में देशों के मध्य स्वस्थ भावना का निर्माण। WHO महत्वपूर्ण है, 1948 में हुआ स्थापित, और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। रेड क्रॉस मुख्यालय जिनेवा में ही। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली केवल यही एक संस्था है, रेड क्रॉस। UNHCR को क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, ये भी 1951 में स्थापित हुई। मुख्यालय जिनेवा में है। और क्योंकि उस समय स्थिति बड़ी ख़राब थी, रिफ्यूजीज़ की संख्या लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि देशों में मारकाट मची हुई थी। 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ये प्रश्न, इसका उत्तर आप दे पाएंगे, स्विट्ज़रलैंड द हेग में है। ये बहुत बार आप पढ़े होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 है। इंटरपोल जो है इसका मुख्यालय पेरिस में है। और अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन हुआ था अंकटाड का जिनेवा में। और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और ये नैरोबी में हुआ। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, नेटो का मुख्यालय कहाँ है? इस समय नेटो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, उसमें इसकी भूमिका है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ब्रुसेल्स में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो में शामिल होना चाहता था ये कौन? रूस का
वर्तमान प्रतिद्वंदी इतने दिनों से लगातार लड़ रहा है, साल भर से ज़्यादा युद्ध हो गया 1.5 साल से ज़्यादा, लेकिन उसी लिए युद्ध रूस से लड़ाई हुई क्योंकि वह नेटो में शामिल होना चाहता था और जेलेंस्की अड़ गए हैं। स्थापना 1949 को हुई थी। संस्थापक देश इसके 12 थे। वर्तमान सदस्य संख्या 32 है। 32वां जो अभी शामिल हुआ है देश वह है स्वीडन, मार्च 2024 में। 20वां प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन है। स्थापना बगदाद सम्मेलन 1960 से हुई थी। और एपेक एक सम्मेलन है, एक है ओपेक और दूसरा एपेक है, इसको याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और यह सिंगापुर में इसका कार्यालय है। नेक्स्ट, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? देखिए अब ये देशों के उप आ गए हैं। भारत का स्कॉटलैंड शिलांग, माउंट आबू, अहमदाबाद और कुर्ग, इसको याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक जैसे कई प्रश्न लगते हैं। कुर्ग सही उत्तर है। भारत का स्कॉटलैंड जब कहेगा तो कुर्ग, और यदि पूर्व का स्कॉटलैंड कहेगा तो शिलांग, राजस्थान का स्कॉटलैंड माउंट आबू, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत और एशिया का मैनचेस्टर कानपुर और पूर्व का बोस्टन मुंबई। ये उपनाम हैं। उपनामों पे प्रश्न आते हैं तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न है, भारत के किस शहर को ग्रीन सिटी कहते हैं? ग्रीन सिटी। नागपुर तो भाई पिंक है, नागपुर संतरों का शहर है, ऑरेंज है। जयपुर पिंक है। तिरुवनंतपुरम इज़ द राइट आंसर। ये कौन सा होगा? ग्रीन सिटी। ऑरेंज सिटी नागपुर, पिंक सिटी जयपुर, सिल्वर सिटी कटक, वाइट सिटी उदयपुर, रेड सिटी अजमेर और येलो यानी गोल्डन सिटी जैसलमेर। याद रखिए ये सिटीज़ को, देख लीजिएगा। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, पोर्ट ब्लेयर तो अपने देश का ही है, पोर्ट लुइस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ राजधानियाँ देख लीजिए। अब देखिए हमने इसमें राजधानी के साथ साथ उस देश की मुद्रा को भी रखा हुआ है, जिससे कि आपको ये चीज़ें लगातार एक साथ पता होती चले। तो पोर्ट लुइस है और मुद्रा इसका रुपया है। देखिए जैसे रुपया है तो भारत की रुपया नहीं है, ये वहाँ की रुपया है, उस देश की रुपया है। जैसे डॉलर है तो उस देश का डॉलर है। फिजी सुवा राजधानी और फिजियन डॉलर है। थाईलैंड बैंकॉक राजधानी, थाई बेहद। इंडोनेशिया नुसंतारा बोर्नियो द्वीप राजधानी और रुपया। म्यांमार नायप्रेडा और क्यात इसकी मुद्रा है। मालदीव का माले राजधानी और मालदीव रुपया। कतर की राजधानी दोहा और कतरी रियाल इसकी मुद्रा है। इस तरह से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है? फिलीपींस की राजधानी तो आप बता लेंगे, मनीला सही उत्तर है। और मनीला इसकी राजधानी है, मुद्रा इसकी पीसो है। सेशल की राजधानी सेशल्स की विक्टोरिया है, मुद्रा रुपया। भूटान थिम्पू नगुल्ट्रम। नेपाल काठमांडू नेपाली रुपया। बांग्लादेश ढाका राजधानी टका मुद्रा है। इजराइल जेरूसलम नई शेकेल। श्रीलंका जयवर्धनपुरा कोटे और ये नई राजधानी है और श्रीलंकन रुपया है। इस तरह से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। यूक्रेन की राजधानी, जेलेंस्की की बात हो रही थी, आ गए। यूक्रेन की राजधानी खूब चर्चा में रही और ये आपको भूल नहीं सकती, कीव इज़ द राइट आंसर। और यहाँ की मुद्रा जो है यूक्रेनियाई रिवनिया है। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। ओमान मस्कट राजधानी, ओमानी रियाल मुद्रा है। बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन दिनार। मकाऊ की राजधानी मकाऊ पटाका। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलियाई रियाल। स्वीडन स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रोन, तो स्वीडिश क्रोन इसके जो है स्वीडिश क्रोना है। पुर्तगाल की राजधानी, अगला प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, हनोई, मॉस्को, टोक्यो। इजली
बता पाएंगे? लिस्बन इज द राइट आंसर। मुद्रा यूरो है। वियतनाम हनोई की राजधानी, मुद्रा डाग। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल। चीन की राजधानी बीजिंग, रेनमिनबी कहते हैं, रेनमिनबी युआन। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, सिंगापुरी डॉलर। हांगकांग विक्टोरिया, डॉलर। ताइवान ताइपे, डॉलर। अमेरिका वाशिंगटन डीसी, डॉलर, यानी अमेरिकी डॉलर, ताइवानी डॉलर। इस तरह से डॉलर सब हैं, लेकिन अपने अपने देशों की मुद्राओं के अलग अलग वैल्यू होती है। अगला, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी तो आप बता सकेंगे, हेलसिंकी सही उत्तर है। मुद्रा फिनलैंड की भी यूरो है। आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन है उनके देशों की मुद्रा यूरो है। ब्रिटेन, लंदन राजधानी है और पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है। जाम्बिया लुसाका, क्वाचा मुद्रा। साउथ अफ्रीका प्रेटोरिया और रैंड है मुद्रा। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इटली रोम, यूरो। फ्रांस पेरिस, यूरो। जर्मनी बर्लिन है राजधानी और मुद्रा है यूरो। इस तरह से आप ध्यान दीजिए। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी आप बता पाएंगे क्या है? ओटावा इज द राइट आंसर। मुद्रा क्या है? कनाडियन डॉलर। उत्तर कोरिया प्योंगयांग और वान है। दक्षिण कोरिया सियोल है राजधानी और वान, यानी दोनों की मुद्रा क्या है? वान ही है। यूएई अबू धाबी और दिरहम। कजाकिस्तान अस्ताना और टेंगे। अब इस तरह से आप इतने यदि आप मुद्राएं और देश और राजधानी आप ध्यान से देख लेंगे 2-3 बार, तो आप मान लीजिए किसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है, खूब आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो यह अधिनियम बना था 1972 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात करें 1974 में। वन संरक्षण एक्ट 1980 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। और एक एनजीटी की जो स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 2010 में। चूँकि ये सारे लगभग एक ही चीज़ से, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण आदि से संबंधित है, इसलिए इसको एक साथ अधिनियमों को, इससे संबंधित अधिनियमों को रख दिया गया है। 30वां प्रश्न है, कृषि से संबंधित आईएसओ प्रमाणन इसको क्या कहते हैं? आईएसओ सर्टिफिकेशन को, आईएसओ प्रमाणन को क्या कहते हैं? कृषि से संबंधित रहेगा तो आप एग मार्क लगाएंगे, और यदि पर्यावरण इकोसिस्टम से संबंधित होगा, औद्योगिक उत्पादन ISI मार्क लगा रहता है, आप जानते हैं। खाद्य सुरक्षा 22000 होता है। पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम 14001 और फल के लिए FPO होता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? देखिए, साक्षरता दर संघ शासित राज्य की पूछेगा सर्वाधिक, वैसे तो केरल है, लेकिन संघ शासित राज्य की पूछेगा तो लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इसकी कितनी है? 92.28%। और साक्षरता दरें भारत की देखा जाए तो 74% है। 1947 में 18% थी। इस तरह से 4 गुना की वृद्धि हो चुकी है। 18 चौक 72, यानी 4 गुना से ज़्यादा की। पुरुष 82.14 साक्षर हैं और महिलाएं 65.46 हैं। अंतर दोनों में देखा जाए तो 16.68 का है, और ये अंतर मिटाना है महिलाओं को अधिक से अधिक साक्षर बना के। राज्यों में सर्वाधिक केरल का है 93.91, दूसरा स्थान मिजोरम का है 91.58 है राज्यों में। और सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। अब देखिए, लक्षद्वीप की साक्षरता दर अधिक थे, सबसे अधिक, और सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम घनत्व वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान निकोबार। इसका केवल 46 घनत्व है, मतलब कि 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है प्रश्न नंबर 32। किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है,
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1911 से 21 में ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये कई बार ऐसा रहा कि भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही थी। उस समय बहुत सारे सूखा और वगैरह पड़ रहा था, इसलिए ऐसा हुआ था, संख्या कम हो गई थी, -0.31%। तो याद रखिए 1911 से 21 वाला दशक है। सर्वाधिक वृद्धि वाला दर वाला दशक जो था 1961 से 71, क्योंकि उस समय दवाइयों का भी बढ़िया से उत्पादन होने लगा था और हमारे यहाँ अन्न का भी उत्पादन होने लगा था। नहीं तो लोग भूखों मर रहे थे, मृत्यु दर अधिक थी। मृत्यु दर कम हुई और जन्म दर भी बढ़ी, तो जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगी। नगरीय जनसंख्या 31.16%, ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। भारत का लिंगानुपात देखा जाए तो 943 है। यह सब जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल का है 1084, यानी 1000 पुरुष पर 1084, यानी 84 अधिक है महिलाएं। और न्यूनतम हरियाणा में 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी है, यूनियन टेरिटरी कौन से? पुडुचेरी 1038 और न्यूनतम है दमन और दीव 618। ये थोड़ा सा आंकड़े एक दो बार आप देख लीजिएगा। अब पुस्तकें और लेखकों की बात आएगी तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन बहुत ही फेमस बुक है। यह किसकी किताब है? तो आप बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, सलमान रुश्दी की। इसी के लिए इनको 1981 में बुकर प्राइज मिला था। इनकी अन्य पुस्तकें द सनेटिक वर्सेज बहुत तगड़ी पुस्तक है, विक्ट्री सिटी, इमर्जिंग होमलैंड्स, शालीमार द क्लाउन, ये भी अच्छी किताब है। ये सब बहुत ही लोकप्रिय किताबें हैं। खुशवंत सिंह की बात करें तो दिल्ली ए नॉवेल, द एंड ऑफ इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो चेंजिंग इंडिया। अमिताभ घोष ने द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज, द शैडो लाइन्स लिखी। अब इनको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। पुस्तक एन अनसुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय आपने पढ़ा था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? एन अनसुटेबल बॉय। किसने लिखा? पहचान रहे होंगे, करण जौहर, फेमस डायरेक्टर हैं। ये इनकी आत्मकथा है। असुटेबल बॉय किसने लिखा था? विक्रम सेठ ने पहले से लिखा था। असुटेबल गर्ल भी इन्होंने लिखा। एन इक्वल म्यूजिक और बिस्टली टेल से भी फेमस है। द गोल्डन गेट, ये सब विक्रम सेठ की किताबें हैं। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा की है। माय मम्मी माय गाइड करिश्मा कपूर की है। द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर की है। मिसेज फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना की है। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बेंद्रे की है। तो इनको एक एक बार 2-2 बार देख लीजिए, ये आपके माइंड में होने चाहिए। 35th क्वेश्चन है, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके लेखक कौन है? ये यही है। कौन? बराक ओबामा। ये पति पत्नी दोनों लेखक हैं। इनकी आत्मकथा है। मिशेल ओबामा इनकी पत्नी ने बिकमिंग और द लाइट वी कैरी लिखा है। इंद्र कुमार गुजराल मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। अटल बिहारी वाजपेयी संसद से सड़क तक। पीवी नरसिंह राव द इनसाइडर बड़ी फेमस पुस्तक थी इनकी। 36वां प्रश्न, पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत फेमस किताब है। किसकी है? अरुंधति राय की है, और इसीलिए इनको क्या मिला? बुकर प्राइज मिला था। अरुंधति राय की अन्य पुस्तकों में कैपिटलिज्म एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर है। कुलदीप नैयर की इंडिया आफ्टर नेहरू है। अनटचेबल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द मॉर्निंग फेस, कुली, अक्रॉस द वाटर, द बिग हार्ट, ये सब किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद है, बहुत ही फेमस राइटर। और रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला फेमस है। नेक्स्ट है पुस्तक हिंद स्वराज, कितनी प्रसिद्ध पुस्तक है? गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। हालांकि यह संकलन है गांधी जी के डायलॉग्स का, उनके क्वेश्चन आंसर्स का, लेकिन गांधी जी को ही इसका लेखक माना जाएगा। इनकी गांधी जी की अन्य पुस्तकें क्या हैं? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बहुत ही फेमस पुस्तक है। ऑल मेन आर ब्रदर्स, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, की टू हेल्थ, ये है इनकी पुस्तकें।
सरदार पटेल की ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स और नेहरू की फेमस है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन कालिदास की कृति नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, कुमार संभव है, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की है। तो इनके 3 नाटक हैं। देखिए, ये प्रश्न आ जाता है कि इन कालिदास की जो किताबें हैं, जो रचनाएं हैं, इनमें कौन सा नाटक है या कौन महाकाव्य है? तो ये भी याद रखिए, नाटक ये 3 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, ये नाटक हैं। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम राम भगवान पे। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार। तुलसीदास की रचनाएं जो हैं और श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की बहुत फेमस रचना है रानी पद्मिनी के बारे में। सूरदास ने सूरसागर, सूर सरावरी और साहित्य लहरी 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? ये कौन है? ये फोटो किसकी है? यही लेखक हैं, आइजक न्यूटन। अन्य पुस्तकें इनकी ऑप्टिक्स है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो द वर्ल्ड आई सी इट और वाई सोशलिज्म, ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं। स्टीफन हॉकिंस, जिनका पूरा जो है शरीर ही शून्य था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्होंने लिखा। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न, इनमें से कौन शशि थरूर की पुस्तक नहीं है? शशि थरूर की पुस्तक कौन नहीं है? अंबेडकर लाइफ है, बुकलेस इन बगदाद है, शो बिजनेस है, 400 डेज भाई साहब लिखे हैं। कौन है ये? चेतन भगत। इनकी अन्य पुस्तकें चेतन भगत की, एक तो 400 डेज ही है और दूसरा है 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड फेमस है, अभी बहुत चर्चा में रही थी, और 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये 41वां, इनमें से कौन विलियम शेक्सपियर की पुस्तक नहीं है? ये तो आप बता ही लेंगे। जूलियस सीजर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, ओथेलो तो है ना, और चौथा है पैराडाइज लास्ट, ये है किसकी? मिल्टन की। सो पैराडाइज लास्ट इज़ द बुक ऑफ जॉन मिल्टन। नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा को कहेंगे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, और इनकी पुस्तकों की बात करें अ पैसेज टू इंग्लैंड और टू लिव और नॉट टू लिव। ये है। प्लेइंग टू विन के लेखक कौन है? साइना नेहवाल, बिल्कुल यही है, साइना नेहवाल जी हैं। और पीवी सिंधु की बात करें तो शटिंग टू द टॉप है। दीपा कर्माकर ने क्या लिखा? द स्मॉल वंडर। मिताली राज अनगार्डेड। मैरी कॉम अनब्रेकेबल। एज ये क्या है? नहीं, अगेंस्ट ओड, एज अगेंस्ट ओड्स, ये किसने लिखा? साइना मिर्जा है। ये है एस ए डबल एस, एस अगेंस्ट, सही है, एस ए डबल एस, एस अगेंस्ट ओट्स है, साइना मिर्जा की है। ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये है किसकी? अभिनव बिंद्रा की। पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ का लेखक कौन है? यही है। कौन है? डी सही उत्तर होगा, मिल्खा सिंह जी। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। द विनिंग वे हर्षा भोगले। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। 1-2 बार देख लीजिएगा इनको। पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? यस, सौरभ गांगुली इसके लेखक हैं, क्योंकि उनको ये एनफ नहीं लगता था, इससे आगे जाते थे वो, केवल सेंचुरी ही एनफ नहीं है। अनिल कुंबले ने लिखा वाइड एंगल। सुरेश रैना ने लिखा बिलीव। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल। वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, और वीरेंद्र सहवाग उम्मीद इंडिया। 281 की जो वीवीएस लक्ष्मण की पारी थी वो महानतम पारियों में से
1 है, क्योंकि उसमें अकेले उन्होंने उस टेस्ट को बचा लिया था। हाँ, नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है? यह एक विदेशी हैं और इनका नाम क्या है? स्टीव वॉ, पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन। तो स्टीव वॉ ने इसकी रचना की। एट क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग ने, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट ने लिखा, स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडन, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी उसैन बोल्ट की है, फेमस किताब है, मोमेंट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है, और माई वर्ल्ड डेविड बैकहम की है, अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा की है। याद रखिए, किस खिलाड़ी को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? सिंपली सचिन तेंदुलकर को। तो इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अन्य नाम, मास्टर ब्लास्टर लिटिल चैंपियन इनको कहते हैं, सुनील गावस्कर को क्या कहते हैं? लिटिल मास्टर। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल, राहुल द्रविड़ मिस्टर कूल, द वॉल, दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, जल्दी आउट ही नहीं होते थे, इसलिए द वॉल थे। वीवीएस लक्ष्मण वेरी वेरी स्पेशल, रोहित शर्मा द हिटमैन छक्का सम्राट, विराट कोहली चीकू, अनिल कुंबले जंबो, हरभजन सिंह द टर्मिनेटर। इनको याद रखें, इसमें से बहुत सारे आपको याद भी होंगे। ढींग एक्सप्रेस, ये प्रश्न इधर परीक्षाओं में आया है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बहुत महान खिलाड़ी हिमा दास। मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिख। पीटी उषा जानते हैं आप, उड़न परी। लिएंडर पेश और महेश भूपति की जोड़ी चेन्नई एक्सप्रेस। नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। मैरी कॉम सुपर मॉम थी ये, बच्चों के होते हुए भी उन्होंने मेहनत की और जीता मेडल। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस और पेले ब्लैक पर्ल। तो इस तरह से इन लोगों के नाम आप याद रख लीजिए। शब्द गैम्बिट किस खेल के लिए प्रयुक्त होता है? ये प्रश्न आया है, इसको देख लीजिएगा, याद रहे, भूले न। शतरंज के लिए ही, चेस के लिए होता है गैम्बिट का उपयोग। अब यहाँ देखिए, मैंने एक साथ कई लिख दिए हैं शब्द और इन्हीं में से परीक्षा में आ जाते हैं, तो 1-2 बार इनको देख लीजिए। चेस में बिशप, फिडे, गैम्बिट, मूव, चेकमेट, ये शब्द हैं। बास्केटबॉल के लिए रिंग गार्ड, डेड बॉल, फ्री थ्रो लाइन, अंडरहेड है। वॉलीबॉल के लिए नेट फॉल्ट, वॉली पास, हुक, स्विच। बिलियर्ड्स के लिए क्यू, ब्रेकपॉट, हैजर्ड, कैनन। ब्रिज के लिए डमी, ट्रम्प, मास्टर, पॉइंट। पोलो के लिए बंकर, चकर, मेलेट, डिटूर, चुक्का, एंगल शॉट। गोल्फ के लिए कोर्स, गोल्फ का कोर्स ही होता है, उसी मैदान में खेला जाता है, इसको कोर्स कहते हैं। बंकर बोगी, सैंड ट्रैप और टी शॉट। टेबल टेनिस बैक स्पिन, साइड स्पिन, पुश स्ट्रोक और रैली। बैडमिंटन के लिए देखा जाएगा तो शटल कॉक, लव, सर्विस ब्रेक, नेट फॉल्ट और मैच पॉइंट। तो इस तरह से ये शब्द ज़्यादा हैं और इनको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये दिमाग में चीज़ें रहेंगी। और देखिए, याद रटना उचित नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए। और किसी न किसी जब याद करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मेमोराइज करने के लिए, उसको मेमोरी में स्थिर हो जाए, इसके लिए किसी चीज़ से कंपैरिजन कर लीजिए। एक स्मृति के लिए कोई एक पिक्चर बना लीजिए तो याद हो जाएगा ये। 49वां प्रश्न, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, टेबल टेनिस है। अब यहाँ कई देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो दिए गए हैं, आप देख लीजिए। ये प्रश्न आते हैं। हॉकी भारत पाकिस्तान, अच्छा हाँ, टेबल टेनिस को यहाँ पिंग पोंग कहते हैं। ये भी यदि पिंग पोंग आए ऑप्शन में तो याद रखिएगा, इसको टेबल टेनिस ही कहते हैं चीन में। जापान में जूडो और उसको सूमो भी कहते हैं। अमेरिका में बेसबॉल। ये सब कौन हैं? नेशनल गेम्स हैं यहाँ के। कनाडा आइस हॉकी। स्पेन बुल फाइटिंग यानी बैलों की लड़ाई, सांड की लड़ाई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है।
फ्रांस ब्राज़ील का फुटबॉल, नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल, भूटान का तीरंदाजी, रूस का फुटबॉल। रूस का फुटबॉल और शतरंज दोनों है, ये ध्यान दीजिएगा, रूस में 2 है, फुटबॉल और शतरंज। नेक्स्ट, आईपीएल का प्रथम विजेता कौन था? जर्सी से पहचान जाएंगे आप, राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल सबसे पहले 2008 में हुआ, प्रथम विजेता राजस्थान रॉयल्स रहे, जबकि ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि राजस्थान रॉयल्स इसके चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन सीधे साधे दिखने वाले और बहुत कम स्टार वाली खिलाड़ी टीम थी और जीत गई। सर्वाधिक 5 बार विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। प्रो कबड्डी की बात करें तो यह भारत में होती है और 2014 में प्रारंभ हुई। प्रथम विजेता जयपुर पिंक, यहाँ भी जयपुर ने ही चुनाव जीता, राजस्थान से ही संबंधित, और 2023 में भी यह विजेता रही, 2 बार रही। इंडियन सुपर लीग का प्रारंभ 2014 में हुआ। वर्तमान चैंपियन 2023-24 का जो था वो मोहन बागान था। नेक्स्ट, मैराथन दौड़ में कुल कितनी दूरी होती है? ये याद रखिएगा, ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 42.195 किलोमीटर। और मील में कभी कह दे तो आप 26 मील और 385 गज कहेंगे। और यह ट्रैक पर दौड़ा जाता है। परिसर जो है इसका नाम ट्रैक है, मैदान का नाम। टेनिस में गोल्डन सेट क्या होता है? देखिए, गोल्डन सेट और कॉमन सेट होते हैं। तो गोल्डन सेट 6 जीरो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। हाँ, और कॉमन सेट कहा जाएगा 6-3 को, पूर्ण सेट 6-4 को। और यदि इसके मैदान की बात करें तो 78x27 फीट का होता है एकल का, 78x36 फीट का डबल्स का यानी युगल का। नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है। इसमें प्रयुक्त शब्दावलियाँ क्या होंगी? स्मैश, ड्यूस, बैक हैंड ड्राइव, वॉली, लेट फॉल्ट, नेट प्ले और एडवांटेज। परिसर जो है उसको कोर्ट कहते हैं। हर खेल का परिसर का अलग अलग नाम है, तो इसको कोर्ट कहेंगे। हाँ, किसी को फील्ड कहेंगे, किसी को ट्रैक कहेंगे, तो इसका कोर्ट नाम है। बैडमिंटन, अब देखिए, कोर्ट टेनिस का तो है, बैडमिंटन का है, खो खो का है, कबड्डी का है, हैंडबॉल का है, वॉलीबॉल, नेटबॉल और स्क्वैश। इतने खेलों का जो परिसर है वो कोर्ट कहा जाता है। ये सब कोर्ट में खेले जाते हैं। खिलाड़ियों की संख्या की बात करें, 1 या 2 रहेंगे, सिंगल्स या डबल। 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, ये देखिए इसका कभी कभी क्रम पूछ लेता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन होती है, फिर अंत में यूएस ओपन होती है। और सबसे पुरानी प्रतियोगिता इन 4 ग्रैंड स्लैम में पूछे तो विंबलडन होती है, जो इंग्लैंड में होती है। ये 1877 से शुरू हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक ही प्रश्न में दिए गए हैं। आपको 10-10, 15-15 प्रश्न इससे बन सकते हैं एक एक क्वेश्चन से, इसलिए बहुत ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा, इनसे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट, ये है 53वां प्रश्न। फुटबॉल मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच 45 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट में कितने मिनट में खेला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यह 90 मिनट में खेला जाता है। 45 मिनट के 2 सेशन होंगे। इंटरवल की अवधि 15 मिनट होगी। मैदान का परिमाप की बात करें तो 91 से 120 मीटर लंबाई और 45 से 91 मीटर चौड़ाई होगी। गोल पोस्ट की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई यानी गहराई जिसको कहेंगे 10 मीटर होगी। 10 फीट होगी, 24 फीट और 10 फीट। प्रयुक्त शब्दावली, अब देखिए इनमें भी शब्दावलियाँ होती हैं प्रयुक्त, जैसे स्ट्राइकर जो स्ट्राइक करता है, पेनाल्टी किक, पेनाल्टी कॉर्नर से जो किक मारी जाती है, फ्री किक, थ्रो इन, ये सब शब्द हैं। परिसर इसको क्या कहेंगे? फुटबॉल और पोलो दोनों का फील्ड कहेंगे, क्योंकि ये फील्ड में खेला जाता है। और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 एक साइड में। नेक्स्ट, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है? 11 ही होती है। हॉकी की बात करें तो 60 मिनट में मैच होगा। हॉकी की लंबाई 43 इंच की होती है। मैदान का परिमाप होगा 91.4 मीटर लंबाई और 55 मीटर चौड़ाई। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.6 मीटर और
ऊंचाई जो होगी वो 2.4 मीटर होगी। हाफ लाइन 23 मीटर पर होगी और पेनाल्टी स्ट्रोक की दूरी 6.475 मीटर होगी। इन आंकड़ों को एक बार में नहीं 2-3 बार में आप देख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिए। इसमें प्रयुक्त शब्द क्या होंगे? पेनाल्टी स्ट्रोक, स्टिक, शॉर्ट कॉर्नर, अंडर कटिंग, बुली, कैरी, टाई ब्रेकर, ये सब टाई ब्रेकर ये सब शब्द हैं उपयोग में आने वाले। हॉकी में परिसर, इसको भी फील्ड में ही खेला जाता है और खिलाड़ियों की संख्या भी इसमें भी फुटबॉल की तरह 11 ही हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? ये तो आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। नई दिल्ली में हुए थे। भारत के लिए गर्व की बात थी कि पहले ही एशियाई खेल, और उस समय जब भारत बिल्कुल स्वतंत्रता पाया था और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था तब उसको मिला। तो नई दिल्ली में एशियाई गेम्स हुए सबसे पहले। भारत में दोबारा आयोजन 1982 में हुआ। पिछला आयोजन जो चीन में हुआ था 2022 में, और उसके बाद 26 में जापान में होगा और 30 में दोहा। ये 8-10 साल पहले से ही कहाँ आयोजन होने हैं उनको बता दिया जाता है, जिससे वो तैयारियां करना प्रारंभ कर दें। भारत द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में हुए थे दिल्ली में, और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ 1930 में। राष्ट्रमंडल 2022 जो है वो इंग्लैंड में हुआ था और इसमें भारत को चौथा स्थान मिला था। राष्ट्रमंडल खेल जो है वो प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और आप जानते होंगे कि राष्ट्रमंडल क्या हैं? वो देश हैं जो जिन देशों पर कभी इंग्लैंड का आधिपत्य रहा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कोई भी पदक विजेता कौन है ये? कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक जीता था, सबसे पहली विजेता यही थी कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, तो कांस्य पदक यानी सिल्वर जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साक्षी मलिक, और इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में यह कार्य किया था। भारत का ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल हॉकी में मिला था 1928 में। प्रथम व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता बीजिंग 2008 में शूटिंग में। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पदक ओलंपिक पदक 1948 में मिला। देखिए ये सब फैक्ट्स हैं, इनको आप याद कर लें, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में रहेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब, ओलंपिक बैडमिंटन में प्रथम रजत पदक जीता ये एक ही व्यक्ति। कौन जीत रहा है? कौन है ये? पीवी सिंधु। विश्व बैडमिंटनशिप में महिला एकल खिताब जीता, ओलंपिक बैडमिंटन में प्रथम रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला। ये तीनों विशेषताएं किसमें है? पीवी सिंधु में हैं। इन्होंने सिल्वर 2016 में और ब्रांज 2020 में लगातार 2 पदक जीता था। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं साइना नेहवाल, और प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक का आयोजन स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है विश्वनाथन आनंद। कई बार सचिन लग जाता है। विश्वनाथन आनंद ने 1991-92 में यह पदक जीता था। विश्वनाथन आनंद ने जीता, उस समय इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न, और अब है क्या नया नाम जो है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। प्रथम महिला यह जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी 1999 में वेट लिफ्टर थी। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल। प्रथम महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, और प्रथम महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। ये याद रखें। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ये तो आप सुन के आह्लादित हो जाएंगे, जानते भी हैं।
कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई है। तो कपिल देव तो की कप्तानी में जीता था, 1983 में जीता था। 75 और 79 में तो वेस्ट इंडीज लगातार 2 जीता था। तो तीसरा वर्ल्ड कप था ये, और 1983 में जीता। भारत का पहला कप्तान कपिल देव वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध यह मैच जीते। प्रथम व द्वितीय वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने 75 और 79 में जीता। दूसरी बार भारत विजयी हुआ 2011 में, श्रीलंका के विरुद्ध जीता था और MS धोनी कैप्टन थे। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा 6 बार जीत चुका है। क्रिकेट की बैट की लंबाई की बात करें तो 38 इंच होती है। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 28 इंच की और 71.12 सेंटीमीटर में यह देखें तो है। पिच की लंबाई 22 गज होती है, 20.5 मीटर। पॉपिंग क्रीज, जिस क्रीज के अंदर से खेला जाता है, बैट्समैन खेलता है, 1.22 मीटर होती है। और परिसर जो है क्रिकेट और रग्बी की जो परिसर है वो पिच, यानी पिच पर ये मैच खेले जाते हैं। खिलाड़ियों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत पुरानी संस्था है, ये रियली 1928 में हुई थी। और BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिन्नी है। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो ये पूरे क्रिकेट का बॉस है वर्ल्ड में। मुख्यालय इसका दुबई में है, UAE में, और स्थापना 1909 में हुई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, जिनेवा, एथेंस, लंदन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लुसाने में। ये स्विट्ज़रलैंड में है। ओलंपिक के 5 छल्ले जो हैं 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। विभिन्न खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों की बात करें तो बॉक्सिंग, हॉकी, टेबल टेनिस, जूडो, स्विमिंग ये लुसाने में है। बैडमिंटन कुआलालंपुर में, टेनिस लंदन में, और फुटबॉल जो फीफा है ज्यूरिख में है। ये फीफा को भी याद रखिएगा, ये प्रश्न आ जाता है। 61वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, मेरठ। पटियाला में स्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। मेरठ में भी खेल के सामान बनते हैं, याद रखिएगा, मेरठ मत लगाइएगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। स्थापना 1984 में हुई। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की PT ऊषा उड़न परी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय का चित्र है, ये पंजाब केसरी थे। तो कौन इनका किसका उपनाम था? ये पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का। ये प्रश्न आसान है, जवाब दे पाएंगे। कुछ और उपनाम आप देख लीजिए। बंगाल केसरी कहेंगे आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा को, या वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे। असम केसरी अंबिका गिरी। आंध्र केसरी T प्रकाशम। जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार से ही। अजात शत्रु और देश रत्न ये राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु माने जिसके कोई शत्रु न हो, या शत्रुओं को जीत लिए हो प्रेम के द्वारा। देश बंधु चित्तरंजन दास। दीन बंधु एंड्रोज, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न आता है, ये सावधानी से देखिएगा। नागपुर, पणजी, देहरादून, नई दिल्ली। पणजी में समुद्र विज्ञान है तो समुद्र के पास, पणजी गोवा। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में। पशु पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। भारतीय वन पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में। कपड़ा संस्थान अहमदाबाद में। और केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर, वाराणसी, कटक, झांसी। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, कटक में है। और कुछ संस्थान देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, खूब आता है प्रश्न। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, आता है ये प्रश्न। भारतीय चारागाह संस्थान झांसी। सब्जी हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली।
ये भी प्रश्न आता है। तंबाकू संस्थान राजमुंदरी, केंद्रीय आलू संस्थान शिमला। ये प्रश्न याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछ लेता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु, वाराणसी, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, तिरुवनंतपुरम। कुछ और संस्थान देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे है, ये तांबे नहीं है, ये है ट्राम्बे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये दोनों हैदराबाद में है। नेक्स्ट, यह महत्वपूर्ण संस्थान है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में है, क्योंकि यूपी से है इसलिए ये प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। कुछ और संस्थान देखिए, वनस्पति विष, गन्ना, आम, ये सब संस्थान कहाँ हैं? लखनऊ। केंद्रीय चमड़ा और अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। महत्वपूर्ण है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, हैदराबाद में से वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। कुछ और देखिए, भारत भवन भोपाल में, देखिए भारत कला भवन वाराणसी में, लेकिन भारत भवन भोपाल में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, ये प्रश्न याद रखिएगा, भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में। भारतीय मौसम विज्ञान और आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, एम्स इसको कहते हैं। भारतीय पेट्रोलियम, दृष्टि विकलांग और सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। पुरातात्विक सर्वेक्षण और जूट प्रौद्योगिकी और कांच, ये प्रौद्योगिकी, ये तीनों संस्थान कहाँ हैं? कोलकाता में है। तो इन सबको याद रखिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ कब हुआ? यह योजना है जिसमें किसानों को कुछ पैसे दिए जाते हैं। 14, 15, 2017, 2019। तो 2019 में ही हुआ था, आप ये याद किए होंगे, जानते होंगे। और कुछ योजनाएं देखिए, पीएम गरीब कल्याण योजना 2019 में ही, उज्ज्वला योजना गैस वाली 2016 में, फसल बीमा योजना 2016 में। महत्वपूर्ण योजना है स्किल इंडिया, ये 2015 में। मुद्रा योजना 2015 में, जिसके द्वारा छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, शुरू करने के लिए। डिजिटल इंडिया 2015 में और मेक इन इंडिया 2014 में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए स्टैचू कई बने हैं इधर हाल में, तो उनसे प्रश्न आते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस किसकी स्मृति में बना है? तो स्वामी विवेकानंद, रामानंदाचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। देखिए वननेस की बात आए, एक आत्मवाद की बात आए, तो हमेशा आदि शंकराचार्य आएंगे, द्वैतवाद के संस्थापक थे। एकात्मकता की प्रतीक है ये, ओंकारेश्वर में बनी है, 108 फीट ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो सरदार पटेल की मूर्ति है, गुजरात में है, बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है, 182 मीटर है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करेंगे, नॉलेज किससे संबंधित होंगे? डॉक्टर अंबेडकर से, लातूर महाराष्ट्र में है, 70 फीट की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नटराज है भारत मंडपम नई दिल्ली में, जहां अभी ये बड़ा कार्यक्रम हुआ था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की है और हैदराबाद में 216 फीट की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये विश्वास स्वरूपम इसको कहा जाता है, राजस्थान में है, भगवान शंकर की मूर्ति है, 369 फीट ऊंची है। इनको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इनमें से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट था भारत के कौन से विश्व विरासत स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? फतेहपुर सीकरी है आगरा में, आगरा का किला है, लाल किला इज़ द राइट आंसर, ये दिल्ली में है। ताजमहल तो आगरा में ही है। तो लाल किला दिल्ली में है। ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुई थी। मानस वन्य जीव अभयारण्य, काजीरंगा,
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये 1985 में शामिल हुए थे। फतेहपुर सीकरी, हम्पी अवशेष, खजुराहो मंदिर, गोवा का चर्च ये 1986 में हुए थे। और नालंदा, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क ये दोनों 2016 में हुए थे, इनको याद रखें। नेक्स्ट, इनमें से कौन शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से नहीं है? भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, ज्योतिर्मठ, काशी मठ नहीं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूरब में एक और कौन सा मठ है? गोवर्धन मठ। तो गोवर्धन मठ पूर्व में है, काशी मठ नहीं है। काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन और ज्योतिर्लिंगों में से है वो, लेकिन वो मठ नहीं है। द्वारका मठ, द्वारकापुरी गुजरात में है। इस द्वारका शारदा मठ, इसको यहाँ स्वामी सदानंद सरस्वती पीठाधीश्वर हैं। श्रृंगेरी शारदा मठ, श्रृंगेरी कर्नाटक में स्वामी भारतीय तीर्थ हैं। ज्योतिर्मठ, जिसको जोशी मठ भी कहते हैं, ये अभी हाल में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ ज़मीन खिसक गई थी। बद्रीनाथ यूके में है, उत्तराखंड में, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, ये यहाँ के जो शंकराचार्य हैं। यूट्यूब का प्रारंभ कब हुआ? देखिए ये प्रश्न आजकल ये भी प्रश्न आते हैं। यूट्यूब का प्रारंभ 2005, 6, 7, 8 में कब हुआ था? तो यूट्यूब 2005 से प्रारंभ हुई थी। फेसबुक की बात करें तो 2004 से, ट्विटर 2006, व्हाट्सएप 2009 और इंस्टाग्राम 2010। ये वो कार्यक्रम हैं, वो ऐप्स हैं जिन्होंने देश में डिजिटल क्रांति ला दी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कुछ रेलवे के मुख्यालयों को देख लीजिए। उत्तर मध्य रेलवे NCR ये प्रयागराज में है। मध्य रेलवे मुंबई में, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ये दोनों के मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में। अब कुछ और प्रश्न देखिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। पहली रेल यात्री ट्रेन जो है वो 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। तो जो है पहली यात्री रेल, यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। पहली बिजली वाली ट्रेन 1925 में चली। रेलवे भर्ती बोर्ड 1985 में। देखिए रेलवे बोर्ड 1905 में और रेलवे भर्ती बोर्ड 1985 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट, इसमें कौन सी क्लासिकल भाषा नहीं है, यानी शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम। देखिए तमिल, कन्नड़, मलयालम तीनों हैं। हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषाएं, इनका शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तमिल को 2004 में सबसे पुरानी, फिर संस्कृत 5 में, कन्नड़ 8 में, तेलुगु भी 8 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। हिंदू महीने के अनुसार दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? तो दीपावली पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सवाल यदि आप हिंदी महीना जानते हैं तो इसका जवाब जानते होंगे। अमावस्या को मनाई जाती है और कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान राम, ऐसा माना जाता है कि वो अयोध्या वापस आए थे वन से, तो कार्तिक अमावस्या को यह मनाई जाती है दीपावली। आप जानते हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने हैं। उसमें कार्तिक को ये मनाई जाती है अमावस्या को दीपावली। रक्षाबंधन की बात करें तो श्रावण पूर्णिमा को अभी 1-2 दिन पहले मनाया गया। होली फाल्गुन पूर्णिमा को। रामनवमी जो है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। विजयदशमी जो है अश्विन, जिसको क्वार भी कहते हैं, क्वार शुक्ल पक्ष दशमी को। और गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये प्रश्न आए तो जरूर आप याद रखें। प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है? बहुत
दिव्य ज्योतिर्लिंग है जहाँ की बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए कुछ और ज्योतिर्लिंगों की बात करें। कौन ज्योतिर्लिंग कहाँ है? कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो 12 में से उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का है ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ। उत्तराखंड में केदारनाथ, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, महाराष्ट्र में 3 है, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर, झारखंड में वैद्यनाथ और गुजरात में नागेश्वर और सोमनाथ। इस तरह से इनको याद रखें। 78 है प्रश्न, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो लिंगराज मंदिर जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर उड़ीसा, सी इज़ द राइट आंसर। उड़ीसा के अन्य मंदिर जो हैं जगन्नाथ जी और मुक्तेश्वर मंदिर हैं, जगन्नाथ जी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। कर्नाटक विट्ठल, विरूपाक्ष, होयसलेश्वर और बादामी गुफा, ये मंदिर हैं। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी, ये देखिए कॉमा यहाँ नहीं लगा है, ये सब कॉमा लगेंगे यहाँ। मीनाक्षी मंदिर, ब्रह्मपुरी, कपालेश्वरम, कुमारी अम्मन। राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर और करणी माता मंदिर, ये फेमस मंदिर हैं, इनको याद रखिए कौन कहाँ है। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर बहुत फेमस है, भगवान शिव का है और ये काकतीय वंशी राजाओं ने बनाया और राजा का नाम था रुद्रदेव और ये 1213 में निर्मित किया गया है। ये प्रश्न आया है कि किसने बनवाया रामप्पा मंदिर और किसको समर्पित है, ये प्रश्न आता है। 79वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए ये गुजरात की तट रेखा, जो तट रेखा सबसे लंबी, देखिए यहाँ पूरा इधर पूरा समुद्र है तो गुजरात ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे है, तो ये पूरी जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा है लंबी। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है। सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राजस्थान में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये सबसे बड़े झीलों और नदियों की बात, नहरों की बात हुई। 80 प्रश्न नंबर 80 है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन, ये देखिए लंदन शहर पूरा बसा है और नदी के दोनों तरफ। तो ये लंदन शहर किस नदी के किनारे है? तो लंदन शहर किस नदी के किनारे है? तो भैया लंदन शहर जो है डैन्यूब, हडसन, सेंट लॉरेंस, टेम्स, तो ये जो है टेम्स नदी के किनारे, ये देखिए टेम्स नदी है, इसके दोनों तरफ लंदन शहर है। कुछ और शहर किस नदियों के किनारे हैं? देखिए न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी, पेरिस सीन नदी, बेलग्रेड डैन्यूब नदी, लाहौर रावी नदी, रवि नहीं ये है रावी नदी, और बगदाद टिग्रिस नदी, ये है। जबलपुर किस नदी के किनारे है? ये नदियों के किनारे शहर बहुत आते हैं प्रश्न। तो जबलपुर जो है वो आप जानते हैं नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कुछ और देखिए नदियों के किनारे बसे शहरों को। नासिक जो है गोदावरी नदी, चित्रकूट मंदाकिनी, लखनऊ और जौनपुर ये दोनों गोमती नदी के किनारे हैं। गोरखपुर राप्ती, विजयवाड़ा कृष्णा, कटक महानदी, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जहाँ है शिप्रा नदी के ठीक बगल में, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, मथुरा और आगरा में यमुना है, मथुरा के भगवान कृष्ण यमुना के किनारे गायें चराते थे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, बरेली रामगंगा और कोलकाता हुगली। ये सब 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट प्राकृतिक छटा देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा, साइलेंट वैली केरल में है। कुछ और वैलीज देखिए, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड विश्व की कहाँ है? कैलिफोर्निया, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, नौरा वैली पश्चिम बंगाल और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब हुआ? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हुआ और ये हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा 73
1974 में प्रारंभ। कुछ और प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि इधर लगातार टाइगर के अलावा भी विलुप्त हो रहे जीव हैं। प्रोजेक्ट गिद्ध 2006 में, आप देख रहे होंगे कि इधर कई सालों से गिद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेक्ट तेंदुआ 2009, प्रोजेक्ट हाथी 1992, ये भी चर्चा में। प्रोजेक्ट गैंडा 1987, प्रोजेक्ट कछुआ 1975 से। तो ये प्रोजेक्ट्स याद रखें, खास तौर से गिद्ध, तेंदुआ और हाथी, इनको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर, तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब कुछ प्रोजेक्ट टाइगर और कुछ जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको देख लीजिए। सिमलीपाल बहुत चर्चा में रहता है, उड़ीसा में है। औसम ओरंग, करंग जो है अरुणाचल प्रदेश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये प्रश्न आया है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। पन्ना, ये प्रश्न आता है, राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। डंभा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में। रंग पहाड़ वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में। मेनन एक बार है वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में। रायमोना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये असम में। वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ट्रिपल तलाक अधिनियम 14, 17, 19 और 2022, तो ये अधिनियम 2019 में पारित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। कुछ और अधिनियम देखिए। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक बार फिर से आ गया 1972 में। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। ये जो एक्ट है इसकी बड़ी चर्चा रही अभी, जो बनारस में और जो मथुरा में ये अभी जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद श्री राम मंदिर निर्माण के समय भी इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो ये 1991 में पूजा से संबंधित अधिनियम है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। आरटीआई एक्ट, इन एक्ट्स को याद रखिए। आरटीआई एक्ट 2005 में। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में। जीएसटी एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ये 2017 में। और आर्टिकल 3670 सबसे ज़्यादा विवादित और चर्चा का विषय रहा 2019 में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था। नागरिकता संशोधन एक्ट सीसीए 2019 में। तो इस तरह से ये सब याद रखिए एक्ट। अब देखिए ये गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, और ये कहाँ स्थित हैं ये प्रश्न। अजंता और एलोरा की गुफाओं की जब बात आए तो आप केवल एक उत्तर लगाएंगे, कौन सा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में एलोरा की गुफाओं को बौद्धों द्वारा निर्मित किया गया। और अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद में ही हैं, लेकिन गुप्त शासकों द्वारा निर्माण इनका हुआ था। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं मुंबई में हैं, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट 87, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं पर प्रश्न आता है तो भारत और चीन के बीच पूछे तो मैकमोहन रेखा हो जाएगी। और रेड क्लिफ रेखा कहाँ होगी? ये पाकिस्तान और भारत के बीच होती है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। अब देखिए यहाँ 2 समानांतर रेखाएं होंगी। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। और अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं, ये 49वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? वायुदाब यानी क्या? आइसोबार। समान वायुदाब यानी समदाब जिसको कहेंगे। आइसोथर्म समान तापमान, थर्मल से बना है। आइसोहेल समधूप रेखा, समान धूप की अवधि को बताएगा कि 2 स्थानों पर समान धूप की अवधि कितनी है, यानी बराबर है। और आइसो हीट्स जो है समवर्षा रेखा, यानी 2 ऐसे स्थानों के बारे में बताएगा जहाँ की समान वर्षा होती है।
प्रश्न नंबर 89 है, इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है। ये प्रश्न इसलिए रखा गया है कि ये परीक्षा में आ सकता है। अभी इजराइल से लगातार युद्ध हो रहा है। तो इजराइल की गुप्तचर एजेंसी खूब चर्चा में रही। ऑप्शन नंबर सी होगा मोसाद। इसका फेल्योर साबित हुआ और ये लोग जान नहीं पाए और इन पर हमला हो गया। तो मोसाद है इजराइल की एजेंसी, जो कि वर्ल्ड में सबसे तेज़ मानी जाती है। नाइचो जापान की है और AMI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस इंग्लैंड की है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। 90 प्रश्न नंबर 90 है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रखिए। और थल सेना जो आर्मी है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसे कहते हैं, इसके प्रमुख को। 7 कमांड हैं और जो कमांड हैं उन 7 कमांडों के प्रमुख को कहते हैं क्या, हर एक कमांड जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अंडर में रहती है। जल सेना की बात करें, नेवी की बात, तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जल सेना अध्यक्ष को कहेंगे। और 3 कमांड इनकी होती हैं और जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे वाइस एडमिरल कहे जाएंगे। वायुसेना एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं वो एयर चीफ मार्शल कहे जाते हैं। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है, ये 7 कमांड हैं, उनके ऑफिसर्स को कहा जाता है। तो इस तरह से आपने कुल 90 प्रश्न कर लिए और आपने देखा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये परीक्षा में आने की पूरी इनकी संभावना है। अब आप देखिए, यहाँ से इस वीडियो के प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। लेकिन अब आप देखें, यदि ये पूरा आपने प्रश्न कर लिया, उसके बाद इसके पहले आप हमारी 4 वीडियोज़ ये भी देखे होंगे, शास्त्रीय और लोक नृत्य, ये सब स्टैटिक जीके की वीडियोज़ हैं। तो शास्त्रीय लोक नृत्य बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वाद्य यंत्र उनके वादकों से प्रश्न आते हैं, और प्रमुख त्यौहार और मेलों से प्रश्न आते हैं, और पुरस्कार और सम्मान से ढेर सारे प्रश्न आते हैं। तो यदि इन चारों वीडियोज आपने देखा होगा पहले, एक बार 2 बार और देख लिए, ये कुल है 20 से 25 मिनट की वीडियो, 20 से 25 मिनट की वीडियोज़ हैं। इन चारों को यदि आप देख लें और ये पूरे 90 प्रश्न कर लीजिए तो निश्चित आपको बहुत सारे प्रश्न, इसमें अधिकांश प्रश्न, संभवतः सारे ही प्रश्न मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल देखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, और जो आप पढ़ रहे हैं उस पर ज़रूर भरोसा रखिए। ये मन में न रहे कि हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए और पढ़ के जाइए, जितना संभव हो पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़िए। और याद रखिए कि जो लोग मेहनत करते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देता है। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी मैं एक आध वीडियोज़ जो टेस्ट से संबंधित होंगी लेके आऊँगा, लेकिन इनको इसके पहले आप लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सब कुछ ठीक रहेगा। आप ठीक रहिए, आप मेहनत करते रहिए और मेरी तरफ से समाधान द सॉल्यूशन की तरफ से जो प्रयास हो सका है, जो आगे होता रहेगा वो होगा। आप अपना प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।